इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें? क्या क्या चीज़ें देखनी होती है स्टॉक सिलेक्ट करते समय? क्या मेरा स्टॉक लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा? बैलेंस शीट्स क्या होता है? रेशियोज क्या है? कैश फ्लोज क्या है? पीएनएल क्या है? ये सारी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। जी हाँ दोस्तों, मैं आने वाले यूट्यूब सीरीज़ पूरी बनाने वाला हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि आपका स्टॉक पी क्या है, पीबी रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में हमें देखने होते हैं। ठीक है, सो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो पहले जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। क्या आपने कभी कोई कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग देखी है? उसके जो पिलर्स होते हैं नीचे के, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। उनका जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अगर जितना ज़्यादा मजबूत उसका फाउंडेशन होता है उतने ज़्यादा स्टोरीज के वो बिल्डिंग बना सकते हैं। सेम होता है स्टॉक में भी कि आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो स्टडी है, एनालिसिस है, वो अगर स्ट्रांग है, आपका जो स्टॉक आपने चूज़ किया है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको आगे जाके रिटर्न्स भी अच्छे प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसा होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। बट वो डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ दो तीन डेफिनेशंस हैं जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस में यूज हो सकता है। जो फर्स्ट है स्टैंड अलोन रिपोर्ट। अभी स्टैंड अलोन रिपोर्ट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एच डी एफ सी बैंक। अगर एच डी एफ सी बैंक, उसके जो ब्रांचेस है पुणे में है, ऑल ओवर इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है, तो उन सब का जो एक रिपोर्ट बनता है, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके ब्रांचेस, अलग अलग आउटलेट्स के, जो उनका एक मेन रिपोर्ट बनता है वो बनता है स्टैंड अलोन रिपोर्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एसोसिएट। एसोसिएट मतलब कोई ए कंपनी बी कंपनी में 20% का स्टेक अगर एक्वायर करता है, मिनिमम 20% से ज़्यादा अगर उनका स्टेक है बी कंपनी में, तो उसे हम एज एसोसिएट डिनोट करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा सब्सिडरी। सब्सिडरी भी सेम होता है एसोसिएट के ही जैसा, जैसे उसका जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। सब्सिडरी में हम ए कंपनी से बी कंपनी का 50% से ज़्यादा स्टेक एक्वायर करते हैं, 50% से ज़्यादा स्टेक का हिस्सेदारी हम ले लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्सिडरी। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो है कंसोलिडेट स्टेटमेंट। अभी कंसोलिडेट स्टेटमेंट में क्या आता है? आपका स्टैंड अलोन रिपोर्ट, आपका एसोसिएट, आपका सब्सिडरी, अगर आपने कहीं जेवी किया है तो वो सारी चीज़ें, मतलब आपका स्टैंड अलोन रिपोर्ट तो आ जाएगा उसमें। अगर आपने एसोसिएट किया है, मान लीजिए एक कंपनी में या दो कंपनीज में, मल्टीपल कंपनीज में आपने किया है, तो वो सारे रिपोर्ट उसमें आ जाते हैं। सब्सिडरी अपने अलग अलग कंपनीज के लिए हुए, वो उसमें आ जाएगा। अगर आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर्स किया है, उसका रिपोर्ट उसी के अंदर आ जाता है। तो ये सारा जो रिपोर्ट मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं कंसोलिडेट स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर? हम अभी आपने मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो है बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये स्क्रीनर ऐप, अगर आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो स्क्रीनर ऐप डाउनलोड कर लेना है। नहीं, अगर आप वेब ब्राउज़र में हो तो स्क्रीनर.इन अगर आप डालोगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी आपको जो भी चाहिए, मैं मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेता हूँ। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारा डैशबोर्ड, ये पेज ओपन होता है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसका पूरा नाम मेंशन है, क्या स्टॉक प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा था वो यहाँ पे मेंशन होता है, देख सकते हैं 1223। कितना अप गया है या कितना डाउन गया है वो इस यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, बीएससी और एनएससी में लिस्टेड है। देन उसका जो नीचे कुछ डेटा है, हमें वो चेक करना है कि मार्केट, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा आगे के वीडियोस में, बट आप जस्ट जान लीजिए कि फर्स्ट मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल 16,55,475 सीआर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो कि बहुत बड़ा है, लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में आता है। ठीक है, उसका जो करंट प्राइस चालू है अभी 1223 रुपीज़ चालू है। उसका जो हाई एंड लो, ये हाई एंड लो जो होता है वो आपका 52 वीक्स के ऊपर डिनोट करता है। जो आपका 52 वीक्स का हाई है और 52 वीक्स का लो है, 52 वीक्स मीन्स 1 ईयर। ठीक है, मतलब एक साल में आपका स्टॉक कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया है वो यहाँ पे मेंशन किया आता है। इसके ऊपर से भी आप डिस्कस कर सकते हो, इसके ऊपर से भी आप अंदाज लगा सकते हो कि मार्केट में उसका जो वैल्यू है क्या है।
जैसे कि अगर इसका जो 52 वीक्स लो है 1185, और अभी जो स्टॉक प्राइस चले हुए 1223, मीन्स ऑलमोस्ट उसको जो 52 वीक्स लो है उसके आसपास ही है। तो आप इस ऊपर से भी आप चेक कर सकते हो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, स्टॉक भी आप देख सकते हो, बुक वैल्यू देख सकते हो, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कंपनी के बारे में जो है अबाउट सेक्शन में लिखा है कि आप कंपनी ने किसने फाउंड किया है, कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न उनके पास इन्वॉल्व है, ओके, उनके की पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। उसके रेशोज बाय लाइन ग्राफ में दिखाया हुआ है, बार ग्राफ में दिखाया हुआ है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अगर प्रोज कंपनी का क्या है कि कंपनी हैज़ रेड्यूस डेट, मतलब कंपनी के ऊपर का जो कर्जा है वो कम होता गया है। ठीक है, बट उसका जो कॉन्स है, जो डिसएडवांटेज है, नेगेटिव पार्ट है, कि कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 8.71% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। उसका जो एवरेज एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है वह है 8.71% ओवर 3 साल का एवरेज। ठीक है, पीयर कंपैरिजन है जिसमें आपको मेंशन किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंपैरेटिवली जो सेम सेक्टर में और कौन से कंपनीज हैं। सो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे हैं। ठीक है, क्वार्टरली रेशो, पीएनएल, हम ये सब एक एक टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टैंड अलोन रिपोर्ट लिखा हुआ है, मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताया है स्टैंड अलोन रिपोर्ट क्या है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट होता क्या है, अब इसका नाम ही समझ लीजिए बैलेंस शीट नाम क्यों रखा है। बिकॉज आप अगर चाहो कि इसका जो टोटल लाइबिलिटीज है, कोई भी एक ले लेते हैं, मान लीजिए हम ये वाले लेते हैं, इसका जो टोटल लाइबिलिटीज है 362,357, ये जो होता है सीआर में डिनोट होते हैं, करोड़ में डिनोट होता है। ठीक है, जो इसका जो अमाउंट है वो 362,357 है, टोटल लाइबिलिटीज, और इसका जो टोटल एसेट है वो भी 362,357 है। तो ऐसा क्यों है, जो लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों सेम क्यों है? बिकॉज इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, जो एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल यूज होता है बैलेंस शीट में हर एक जगह पे, कि जितना उसका एसेट है उसका लाइबिलिटीज का भी जो रेशो, उसका वैल्यूएशन निकलता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो बैलेंस शीट निकलता है आपका जब कंपनी फॉर्म होता है वेरी इनिशियल लेवल पे, तब से लेके जब तक कंपनी आपका बंद नहीं होता है तब तक आपका बैलेंस शीट बना रहता है, हर एक साल आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 2013-14, ये बैक डेटा है सारा। अभी का जो रिसेंट है वो सितंबर 2024 का है। ठीक है, तो इसमें हमें एक एक चीज़ें देखना है कि क्या है। ठीक है, फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल। व्हाट इज इक्विटी कैपिटल, मतलब जो शेयर होल्डर्स ने, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका जो अमाउंट होता है वो इसमें दिखाया जाता है, जो कि उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं इनिशियली। ओके, वो शेयर होल्डिंग इक्विटी कैपिटल में आपका आता है, जो कि है 6,766 करोड़, वो डिनोट होता है इक्विटी कैपिटल में। नेक्स्ट इज रिजर्व्स। अभी रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स आप अगर चेक कर सकते हो कि एवरी ईयर वो बढ़ते जाता है ना। कोई टाइम पे अगर कम होता है तो कोई मार्केट में अगर कोई न्यूज़ आया है या वो स्टॉक के बारे में कुछ बैड न्यूज़ है तो थोड़ा सा कम हो सकता है, बट यूजुअली जो रिजर्व्स होते हैं वो बढ़ना चाहिए। हम जो अभी चीज़ें देखने वाले हैं, बैलेंस शीट भी जो देखने वाले हैं वो ग्रोथ फेज में देखने वाले हैं, कि हर साल वो बढ़ना चाहिए, जो कोई उसके फिगर्स है वो हर साल बढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर हम रिजर्व्स का देख लें तो रिजर्व्स में क्या होता है कि उनके पास जो पैसा होता है वो रिजर्व्स में उन्होंने एक इमरजेंसी फंड के हिसाब से उन्होंने रखा होता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी में बड़ा नुकसान आता है या बैंकरप्सी के मोड़ पे आ जाती है या कोई भी लॉस होता है, तो ये जो रिजर्व्स का पैसा है वो वहाँ पे वो यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वो रिजर्व्स एज अ गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, डिपेंड करते हैं कंपनीज पे, या फिर कैश में भी रख सकते हैं। ठीक है, सो रिजर्व्स में क्या है कि आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर वो बढ़ते जा रहा है ना। एवरी ईयर आपका जो रिजर्व्स है वो बढ़ते जा रहा है, और अभी जो करंट रिजर्व्स है उसका 8,12,687 CR का उसका रिजर्व्स है फिलहाल। तो जो कि अच्छी चीज़ है, अगर कंपनी डाउनफॉल में भी है तो भी आपको आपका जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका देने, रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है ना। दैट इज रिजर्व्स। नेक्स्ट इज बोरोइंग्स। अगर हम बोरोइंग्स को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं तो बोरोइंग्स में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन्स मतलब बोरोइंग मतलब अगर आप किसी से आपने पैसे लिए हैं, किसी से आपने उधार लिया है, तो वो सारी चीज़ें आते हैं आपके बोरोइंग्स में। तो उसमें भी दो तरीके से डिफाइन किया है, वन इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मीन्स आपको ये जो पैसा है या फिर आपने जो कोई चीज़ें लिए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, आपको एक साल के बाद उसको चुकाना होता है। ठीक है, एक साल के बाद ही आपको चुकाना है, उससे पहले नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखते हो, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपको जो कोई अमाउंट है वो आपको एक साल के अंदर, मान लीजिए 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपको वो चुकाना होता है। वो होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है। लीज लाइबिलिटीज मतलब आपने कोई चीज़ें रेंट पे लिए हुए हैं, ओके, लीज पे लिए हुए हैं, वो सारे आपके आते हैं लीज लाइबिलिटीज में। जो लाइबिलिटीज का टर्म है, आप वो मान लीजिए पहला कि जो लाइबिलिटीज होता है वो होता है कर्जा। आपने मार्केट में क्या क्या चीज़ें आपने दिया है, आपको क्या क्या पैसा देना है मार्केट में आपको, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है या आपने कोई चीज़ें या आपने कोई प्रोडक्ट या कोई प्लांट आपने रेंट पे लिया है, ये चीज़ें आपको लाइबिलिटीज में प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। आपने बोरिंग समझ ली, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। ठीक है। वैसे अदर बोरिंग्स भी होते हैं, अदर लाइबिलिटीज होते हैं, उसके अंदर अलग अलग ट्रेड पेएबल्स है। मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, आपने कोई सर्विस लिया है, उसके अमाउंट आपको पे करना है, ये सारे आते हैं आपके ट्रेड पेएबल्स में। और बाकी सारे लाइबिलिटी आइटम्स हैं अलग अलग। तो ये सारे जो होता है बेसिकली, इसका जो टर्म होता है लाइबिलिटीज, ये जो होता है आपको ये देना होता है। ठीक है। ये जो कर्जा होता है आपको मार्केट में देना होता है अलग अलग कैटेगरीज में। जो नेक्स्ट इज एसेट्स। ठीक है। फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट। अभी जो फिक्स्ड एसेट है उसमें आपके क्या आएंगे, इंफ्रा, यूजुअली जो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरीज, शिप वेसल्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, व्हीकल्स, इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट्स मतलब जो भी आपका गुडविल होगा, रॉयल्टी होगा, ये सारे इंटैंजिबल में आते हैं। और अदर फिक्स एसेट्स अलग अलग, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो अगर आप देख सकते हो कि 2013 में उसका लैंड इतना अमाउंट तक का था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 87,000 तक का उसका चला गया है ना। मतलब कंपनी ग्रो कर रही है अच्छी तरीके से, जो बिल्डिंग्स है वो बढ़ाते जा रही है, प्लांट मशीनरीज वो बढ़ाते जा रही है। ये सारी चीज़ें ग्रो फेज में है। मैंने जो पहले कहा था कि ये सारी चीज़ें ग्रोथ फेज में होनी चाहिए, और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ग्रोथ फेज में है। माना कि ये कंपनी अच्छे है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। ये सारे आते हैं फिक्स्ड एसेट्स में। देन CWIP। CWIP क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इसमें जो होता है कि मान लीजिए आपका कोई फ्यूचर प्लान चालू है ना, कि आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो या कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, मशीनरीज के लिए फैक्ट्री बना रहे हो बड़ी। ये जो प्रोसेस होता है, एक साल के अंदर आपका काम होने वाला है, और वो मशीनरी और वो प्लांट से आप कैश कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ये सारी चीज़ें आते हैं आपको CWIP में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब आपने कैपिटल डाला है जो इन प्रोग्रेस है, जो कि आपका 1 ईयर के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। ठीक है। ये आता है CWIP में। आप देख सकते हैं कि आपका अभी का उसका जो करंट CWIP है वह है 1,98,873 CR का। मतलब उसका कोई फ्यूचर प्लान होगा, फ्यूचर प्रोडक्ट है, उसमें वो डील कर रहा है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है कि वो अलग अलग कंपनीज में, जैसे मैंने कहा कि आपको एसोसिएट्स होते हैं, सब्सिडरीज होती है, या किसी को उन्होंने लोन दिया होगा, है ना, या किसी कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा। ये सारे आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स में। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर उसके बढ़ रहे हैं, इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो पैसा होता है इसको आपको एक एज अ इंटरेस्ट के तौर में आपको मिलते ही जाता है, इसके ऊपर के जो इंटरेस्ट है। बट अगर ये अच्छी चीज़ है, अगर ये बढ़ रहा है, मतलब आप इन्वेस्ट अलग अलग कंपनीज में कर रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक। नेक्स्ट इज अदर एसेट्स। अगर हम अदर एसेट्स का बारे में देखते हैं तो उसमें फर्स्ट है इन्वेंट्रीज। मतलब अपने कितना प्रोडक्ट आपके पास अभी भी इन स्टॉक पड़ा है। आप चेक कर सकते हो 1,60,950 CR का अभी भी प्रोडक्ट मेरे पास इन्वेंट्री में है। इन्वेंट्री मतलब आपको जो प्रोडक्ट आपके पास अभी है। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट दूसरे कंपनी को बेचा है या उनको उनकी सर्विस दी है, उससे आपको जो पैसा आने वाला है वो आता है ट्रेड रिसीवेबल्स में। जैसे कि हमने लाइबिलिटीज में देखा है ट्रेड पेएबल होता है, कि आपको कोई प्रोडक्ट आपने लिया तो उसको आपको पे करना होता है। वैसे ही यहाँ पे होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि आपने
प्रोडक्ट दिया है उसका आपको पैसा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश इक्विवेलेंस, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस जो को आपका अगर लिक्विड कैश में है वो सारा आता है कैश इक्विवेलेंस में। लोन्स एंड एडवांस, अगर आपने किसी को लोन दिया है या एडवांस दिया है, ये सारी चीज़ें आते हैं आपके लोन्स एंड एडवांस में। और बाकी का जो कुछ ये सारे फैक्टर्स में नहीं फिट होता है वो होता है अदर एसेट आइटम्स में, ठीक है। सो इसका जो कैलकुलेशन होता है टोटल लाइबिलिटीज़ का, अगर अभी का हम देखें सितंबर 24 का, उसका जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो है 18,15,123, और उसका जो टोटल एसेट्स है वो भी है 18,15,123। मतलब ये जो बैलेंस शीट उन्होंने अभी बनाई है वो प्रॉपरली वेल बैलेंस्ड है। आपका जो टोटल लाइबिलिटीज है उतना ही आपका एसेट्स भी है, बोथ आर इक्वल, ओके। इसको हम मानते हैं हेल्दी बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट होता है ये होता है हेल्दी। इसके बेसिस पे आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि रिजर्व्स में अगर उसके पास अच्छा पैसा है, मतलब अगर आप लॉस भी हो रहा है आपको स्टॉक्स में, तो कंपनी उतनी ताकत रखती है कि आपको वापस आपका रिपे कर सके, है ना। उसके आप एसेट्स चेक कर सकते हो। अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स अच्छे खासे उसके है, फ्यूचर प्लान्स अच्छे, आप CWIP में चेक कर सकते हो। अलग अलग कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया है, अब वो चेक कर सकते हो। जो कि बिकॉज ये कंपनी लार्ज कैप में है तो ये आपका पैसा डुबाएगा नहीं, इवेंचुअली आपको आगे जाके ग्रोथ देगा ही देगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बस इतना ही है, आप उसको प्रॉपरली स्टडी कीजिए, मॉनिटर कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसी बेसिस पे आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मेरा बैलेंस शीट का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर, मेरा लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सोशल मीडिया का, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। टिल दैट कीप लर्निंग।